Civil's Fundamentals. Building Strong Minds with Stronger Fundamentals. नमस्कार। आज हम मुगल इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जो अक्सर औरंगजेब की लंबी हुकूमत के साए में दब जाता है। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के फौरन बाद के वक्त की, खासतौर पर उनके बेटे और उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम की। जी हाँ, बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल भले ही छोटा रहा, महज 5 साल का, 1707 से 1712 तक, लेकिन वो मुगल सल्तनत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी बहादुर शाह प्रथम के सत्ता में आने की कहानी, उनकी नीतियों, खासकर मराठों और सिखों के प्रति उनकी पॉलिसी और उनके सामने जो बड़ी चुनौतियां थीं उनको समझने की। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये दौर कितना जटिल था। मराठा टैक्सेशन, सिख विद्रोह, ये सब बहुत पेचीदा मुद्दे थे। हाँ, और इन मुद्दों की जड़ें काफी गहरी थीं, औरंगजेब के समय से भी पहले की। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद क्या हुआ? तख्त के लिए लड़ाई तो होनी ही थी, है ना? जी, मुगल इतिहास में ये लगभग एक रिवायत सी बन गई थी। औरंगजेब के 3 बेटे जो उस वक्त अहम थे, मुअज्जम, आजम शाह और कामबख्श, तीनों के बीच जाहिर है उत्तराधिकार सक्सेशन का युद्ध छिड़ गया। और जीता कौन? जीते मुअज्जम। उन्होंने पहले आगरा के पास जजाउन की लड़ाई में आजम शाह को हराया और फिर दक्कन में कामबख्श को शिकस्त दी। और 1707 में ही 60 साल से ज्यादा की उम्र में वो बहादुर शाह प्रथम के खिताब के साथ तख्त पर बैठे। अच्छा, तो उनका असली नाम मुअज्जम था। उन्हें शाह आलम प्रथम भी कहते हैं शायद। जी हाँ, शाह आलम प्रथम भी उन्हीं का नाम है, लेकिन एक और नाम है जो उनके साथ जुड़ा है और वो ज्यादा मशहूर है, शाह बेखबर। शाह बेखबर यानी बेखबर बादशाह। ये नाम क्यों पड़ा? क्या वो सच में बेखबर थे? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बेखबर शायद इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो सल्तनत के प्रशासन, खासकर आर्थिक मामलों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, या शायद इसलिए कि वो उन खतरों को वक्त पर नहीं भांप पाए जो सल्तनत के लिए बड़े बन रहे थे। ये दिलचस्प नुक्ता है। और क्या ये भी सच है कि बादशाह बनने के बावजूद असल ताकत उनके हाथ में उतनी नहीं थी जैसे उनके वजीर जुल्फिकार खान का जिक्र आता है? हाँ, बिल्कुल। जुल्फिकार खान उस वक्त के सबसे शक्तिशाली अमीरों में से एक थे। बहादुर शाह ने उन्हें वजीर बनाया और असल में हुकूमत की बहुत सी बागदौड़ उनके ही हाथ में थी। ये भी एक वजह हो सकती है कि बहादुर शाह को परिस्थितियों पर पूरा नियंत्रण न रखने वाला माना गया हो। मतलब सत्ता एक तरह से बटी हुई थी। समझ गया। तो अब आते हैं उनकी नीतियों पर। कहा जाता है कि उन्होंने औरंगजेब की कट्टर नीतियों से हटकर एक सुलह की, शांति की नीति अपनाने की कोशिश की, जिसे पैसिफिकेशन पॉलिसी कहते हैं। जी, ये उनके शासनकाल की एक खास बात है। औरंगजेब के लंबे शासनकाल में, खासकर आखिरी दौर में, सल्तनत लगातार युद्धों में उलझी रही थी। राजपूतों से, जाटों से, सिखों से और सबसे बढ़कर मराठों से। इससे शाही खजाना खाली हो रहा था और साम्राज्य में अस्थिरता बढ़ रही थी। तो बहादुर शाह ने इस सिलसिले को पलटने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने टकराव टालने और समझौते करने पर जोर दिया। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे उन्होंने शाहू जी महाराज को रिहा कर दिया। शाहू जी, शिवाजी के पोते, जिन्हें औरंगजेब ने सालों से कैद रखा था। जी हाँ, 1689 से वो मुगल कैद में थे। उनकी रिहाई एक बड़ा राजनीतिक कदम था। इसका एक मकसद शायद मराठों में फूट डालना भी था, क्योंकि उस वक्त मराठा सरदारों में ताराबाई का दबदबा था। शाहू की रिहाई से मराठों के बीच नेतृत्व का एक नया दावेदार खड़ा हो गया। अच्छा, ये तो मराठों की बात हुई। राजपूतों के साथ क्या नीति अपनाई? औरंगजेब के समय तो उनसे भी रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। बिल्कुल, बहादुर शाह ने वहां भी सुलह की कोशिश की। उन्होंने मारवाड़ और आमेर के राजाओं अजीत सिंह और जय सिंह को उनके वतन वापस लौटा दिए और उनके पद बहाल कर दिए। हालांकि पूरी तरह से स्वायत्तता शायद न दी हो, लेकिन हाँ, तनाव कम करने की कोशिश जरूर की। मेवाड़ की स्वायत्तता को तो उन्होंने मान्यता दे ही दी थी। तो राजपूतों और मराठों दोनों के साथ नरमी बरती। अब मराठों पे वापस आते हैं। आपने शाहू की रिहाई का जिक्र किया, लेकिन एक और अहम बात है, सरदेशमुखी और चौथ का मसला। ये क्या था? हाँ, ये दक्कन की राजनीति और मुगल मराठा संबंधों का सबसे पेचीदा पहलू था। देखिए, मराठे लंबे समय से मुगल इलाकों, खासकर दक्कन के 6 सूबों से 2 तरह के टैक्स वसूलने का हक मांग रहे थे।
चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी, जरा इनको आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, चौथ का मतलब है चौथाई, यानी 25%। ये टैक्स मराठे उन इलाकों से वसूलना चाहते थे जो सीधे उनके नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन जहां वो अपना असर रखते थे, खासकर मुगल दक्कन में। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन टैक्स था। तो प्रोटेक्शन टैक्स मतलब ये कि आप हमें अपनी आमदनी का 25% दीजिए और हम आपके इलाके में लूटपाट या हमला नहीं करेंगे। ये सीधे सीधे मराठा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था और मुगल सत्ता को चुनौती थी। अच्छा, तो ये हुआ चौथ। और सरदेशमुखी? सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% टैक्स था। मराठा शासक इसे अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। उनका दावा था कि वो उस पूरे क्षेत्र के सरदेशमुख यानी मुख्य मुखिया हैं और इस नाते उन्हें ये 10% टैक्स मिलना चाहिए। ये चौथ के मुकाबले ज्यादा प्रतीकात्मक था, एक तरह का सम्मान शुल्क जो उनके पुराने हक को दिखाता था। तो 25% चौथ, जो सुरक्षा के बदले मांगा जा रहा था, और 10% सरदेशमुखी, जो वंशानुगत अधिकार के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि बहादुर शाह ने इसमें से क्या माना और क्या नहीं। यहीं पर बहादुर शाह की कूटनीति दिखती है। उन्होंने मराठों को दक्कन से सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। अच्छा, सरदेशमुखी हाँ, चौथ ना, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि सरदेशमुखी को मान्यता देना एक तरह से मराठों के एक पुराने पारंपरिक दावे को स्वीकार करना था। इससे मुगल सत्ता की बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं होती थी। इसे ऐसे दिखाया जा सकता था कि बादशाह ने मेहरबानी करके एक पुराना हक बहाल कर दिया। समझा। लेकिन चौथ को मान्यता देना बिल्कुल अलग बात होती। वो सीधे सीधे ये मानना होता कि मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने ही सूबों की रक्षा नहीं कर सकता और उसे मराठों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है। ये न सिर्फ मुगल इज्जत के खिलाफ जाता, बल्कि दूसरे क्षेत्रीय ताकतों को भी ऐसा करने का हौसला देता। बिल्कुल सही। मतलब सरदेशमुखी मानने से इज्जत थोड़ी बच गई, लेकिन चौथ मान लेते तो ये कमजोरी का खुलासा इजहार होता। जी हाँ, बहादुर शाह ने एक तरह से सम्मान वाले दावे को मान लिया, लेकिन जो दावा सीधे सीधे धमकी पर आधारित था, उसे खारिज कर दिया। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये अधिकार भी उन्होंने सीधे शाहू को नहीं दिया, बल्कि कहा कि मुगल अधिकारी वसूल करके मराठों को देंगे। इससे भी उन्होंने मुगल प्रभुसत्ता बनाए रखने की कोशिश की। क्या बात है, ये तो काफी सोचा समझा कदम लगता है। मराठों को कुछ दिया भी और अपनी नाक भी बचा ली, कम से कम कागज पर। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि मराठे दक्कन में लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और ये आधा अधूरा समझौता लंबे समय तक शांति कायम नहीं रख सका। सही। तो ये तो हुई मराठा नीति की बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, सिख विद्रोह। यहाँ क्या स्थिति थी? बंदा सिंह बहादुर का जिक्र आता है। जी, पंजाब में सिखों का संघर्ष बहादुर शाह के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था और ये मामला भी अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। हाँ, हमने पहले भी बात की है कि कैसे गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई जहांगीर के समय में। बिल्कुल 1606 में जहांगीर ने उन पर अपने बागी बेटे खुसरो की मदद करने का इल्जाम लगाया था। इसके बाद छठे गुरु हरगोबिंद जी ने सिखों में सैन्य परंपरा शुरू की, जिसे मीरी पीरी कहा जाता है, यानी आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की शक्ति। और फिर औरंगजेब के समय में तनाव और बढ़ गया। जी, खासतौर से 1675 में जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया गया था। औरंगजेब उन पर इस्लामीकरण का दबाव डाल रहे थे, जिससे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उनकी शहादत ने सिखों और मुगलों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया। और इसके बाद आए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। हाँ, 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, एक समर्पित योद्धा समुदाय जो धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। इसी संघर्ष में उनके 4 बेटे भी शहीद हुए। 2 बड़े बेटे चमकौर की लड़ाई में और 2 छोटे बेटों को सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये तो बहुत ही दर्दनाक वाकया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद 1708 में उनके देहांत के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला? गुरु गोविंद सिंह जी ने देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त कर दी थी और गुरु ग्रंथ साहब को ही शाश्वत गुरु घोषित कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपने एक भरोसेमंद शिष्य, जिनका असल नाम लक्ष्मण देव या माधोदास बैरागी था,
उन्हें बंदा सिंह बहादुर का नाम और आशीर्वाद देकर पंजाब भेजा था ताकि वो मुगलों के जुल्म का बदला लें और सिख राज स्थापित करें। बंदा सिंह बहादुर, तो उन्होंने आकर क्या किया? बंदा सिंह बहादुर एक करिश्माई सैन्य नेता साबित हुए। उन्होंने पंजाब पहुंचकर बड़ी तेजी से सिख किसानों और योद्धाओं को इकट्ठा किया और खालसा को एक शक्तिशाली क्रांतिकारी सेना में बदल दिया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छिड़ दिया। मतलब सीधी टक्कर? हाँ बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले समाना 1709 पर हमला किया, जो कई मुगल जल्लादों का घर माना जाता था। फिर उन्होंने सरहिंद 1710 पर चढ़ाई की और वजीर खान को, जिसने गुरुजी के छोटे बेटों को शहीद किया था, लड़ाई में हराकर मार डाला। सरहिंद की जीत बहुत बड़ी थी क्योंकि ये एक प्रमुख मुगल प्रशासनिक केंद्र था। और उन्होंने सिर्फ शहर ही नहीं जीते, कुछ और भी बड़े बदलाव किए। जी हाँ, ये सिर्फ एक फौजी बगावत नहीं थी। बंदा सिंह बहादुर ने जीते हुए इलाकों में एक तरह का वैकल्पिक शासन स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने सिख गुरुओं गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर सिक्के जारी किए। ये अपनी संप्रभुता का ऐलान था। सिक्के जारी करना तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, और इससे भी बड़ा कदम था, उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो जमींदार सदियों से किसानों का शोषण करते आ रहे थे, उनकी जमीनें छीनकर सीधे उन किसानों को दे दी जो असल में खेती करते थे। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुधार था जिसने आम किसानों को बंदा बहादुर का कट्टर समर्थक बना दिया। वाह, मतलब एक तरफ मुगल सत्ता को सैन्य चुनौती और दूसरी तरफ एक नए समाज का निर्माण। ये तो बहादुर शाह के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई होगी। यकीनन। पंजाब से आ रही खबरों ने दिल्ली में खलबली मचा दी। बंदा बहादुर की ताकत लगातार बढ़ रही थी और वो सतलुज और यमुना के बीच के बड़े इलाके पर नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। तो बहादुर शाह ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या उनकी शांति नीति यहां भी काम आई? शुरुआत में शायद उन्होंने इसे स्थानीय मामला समझा हो या बातचीत से हल करने की सोची हो, लेकिन जब सरहंद जैसी बड़ी जीत हुई और बंदा बहादुर की हुकूमत की खबरें आईं, तो बहादुर शाह को समझ आ गया कि ये मामला गंभीर है और इसे दबाना जरूरी है। तो फिर सैन्य कार्रवाई हुई? हाँ, बहादुर शाह अपनी शांति नीति को एक तरफ रखकर एक बड़ी शाही फौज लेकर खुद पंजाब की तरफ बढ़े। 1710 के अंत में लोहगढ़ के किले पर घेरा डाला गया, जो बंदा बहादुर का मुख्यालय बन गया था। लोहगढ़ की लड़ाई, इसका क्या नतीजा निकला? मुगल फौज संख्या में बहुत ज्यादा थी, काफी भयंकर लड़ाई हुई। मुगलों ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन बंदा सिंह बहादुर घेरा तोड़कर बच निकलने में कामयाब हो गए। अच्छा, तो वो पकड़े नहीं गए? नहीं, उस वक्त नहीं। बहादुर शाह ने उनका पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंदा बहादुर पहाड़ों में चले गए और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। बहादुर शाह अपने जीवन काल में यानी 1712 में अपनी मृत्यु तक बंदा बहादुर के विद्रोह को पूरी तरह कुचल नहीं पाए। तो बंदा बहादुर का संघर्ष बहादुर शाह की मृत्यु के बाद भी जारी रहा। जी हाँ, बंदा सिंह बहादुर को आखिरकार 1715 में गुरदास नंगल की गढ़ी से पकड़ा गया और 1716 में दिल्ली लाकर बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। लेकिन ये सब बहादुर शाह की मौत के बाद फर्रुखसियर के शासनकाल में हुआ। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल को देखें तो एक तरफ शांति और सुलह की कोशिशें हैं, राजपूतों और मराठों को कुछ रियायतें देना जी, और दूसरी तरफ मराठों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं जिन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सका, और पंजाब में एक जबरदस्त सिख विद्रोह जिसे दबाया नहीं जा सका, और अंदरूनी तौर पर जुल्फिकार खान जैसे शक्तिशाली अमीरों का बढ़ता असर जो बादशाह की अपनी ताकत को कमजोर कर रहा था। बिल्कुल। तो तस्वीर ये बनती है कि बहादुर शाह प्रथम ने एक ऐसे साम्राज्य की बागडोर संभाली थी जो अंदर से कमजोर हो रहा था और बाहर से नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने औरंगजेब की नीतियों से अलग हटकर एक रास्ता अपनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद चुनौतियां इतनी बड़ी थीं कि उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। और शायद इसीलिए वो शाह-ए-बेखबर वाला लक़ब उन पर चिपक गया। क्या ये सिर्फ उनकी प्रशासनिक उदासीनता थी या हालात ही ऐसे थे कि कोई भी बादशाह बेखबर ही लगता? ये एक बहस का मुद्दा है। क्या उनकी शांति की नीति असल में खतरों को नजरअंदाज करना था, या वो जानते थे कि सल्तनत अब लंबे युद्धों का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए समझौते ही एकमात्र रास्ता थे, भले ही वो अस्थायी हों? ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।
तो श्रोताओं के लिए हम यही सवाल छोड़ जाते हैं, बहादुर शाह प्रथम की जो पैसिफिकेशन पॉलिसी थी, जो सुलह की नीति थी, क्या वो उस वक्त के बिखरते साम्राज्य को स्थिरता देने की एक समझदारी भरी यथार्थवादी कोशिश थी, या फिर अनजाने में ही सही वो एक ऐसी कमजोरी साबित हुई जिसने साम्राज्य के पतन की रफ्तार को और तेज कर दिया? ये एक जटिल सवाल है जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में देखना सही नहीं होता। बिल्कुल। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।